है वो आज का सबसे महत्वपूर्ण सेशन भी है, क्योंकि इस पर बात होनी है आयुष्मान के लिए। तो चलिए आमंत्रित करते हैं। आयुष्मान भव जो कार्यक्रम है ये इसलिए भी बहुत खास हो जाता है क्योंकि हमारे देश में एक योजना भी चलती है जिसका नाम है आयुष्मान योजना। साल 2018 जब इस योजना को लॉन्च किया गया था, इसका मकसद यही था कि उन लोगों तक इस योजना को ले जाया जाए जो कि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं आर्थिक तंगी की वजह से। ऐसे में आयुष्मान भारत योजना को लेकर लगातार काम हो रहा है। 50 लाख से ज्यादा लोग हैं जो कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं। 5 लाख तक का कवरेज इसमें आपको दिया जाता है। ऐसे में इस योजना को लेकर इसकी वास्तविक स्थिति भारत में क्या है, इस सेशन के जरिए हम जानेंगे कितनी लाभदायक ये योजना है। और इस सेशन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हरिभूमि आईएनएस 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु देरी जी, साथ ही साथ हमारे जो खास मेहमान हैं डॉक्टर संदीप दवे जी, मैनेजिंग कम मेडिकल डायरेक्टर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, डॉक्टर सुशील शर्मा जी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, डायरेक्टर ऑफ श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल रायपुर। तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। वो नाम है जिन्होंने अपने काम से अपनी एक अलग पहचान बनाई है और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी लोकप्रिय है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर संदीप दवे जी का, डॉक्टर सुशील शर्मा जी का, डॉक्टर यूसुफ मेमन जी का, डॉक्टर विवेक केशरवानी जी का, डॉक्टर भारत सिंघानिया जी का। और साथ ही साथ मैं मंच पर बेहद आग्रहपूर्ण तरीके से इनवाइट करना चाहूंगी हमारी शहर की प्रथम नागरिक महापौर रायपुर नीलल चौबे जी को मंच पर आने के लिए। तो इस कार्यक्रम के लिए हम आगे बढ़ेंगे और साथ ही महापौर जी को भी हम आमंत्रित करेंगे आगे के लिए। आपसे निवेदन है आप बिल्कुल हम रूबरू होंगे अपने महापौर से, उनसे बातचीत भी होगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा विलंब है। कुछ देर के बाद हम उनसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा जो पैनल है वो मंच पर मौजूद है। और चलिए एक बार फिर से इंट्रोडक्शन हम करा देते हैं जी। डॉक्टर संदीप दवे जी जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। मुझे लगता है ये जो पैनल है साधना, ये पैनल ऐसा है जिसने कि ना सिर्फ छत्तीसगढ़, देश विदेश हर जगह अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। जब भी हम इनका नाम सुनते हैं, जो पेशेंट इनसे डील करते हैं वो ये जानते हैं इनकी अहमियत क्या है। लेकिन आज ये हमारे बीच मौजूद है। बहुत आभार आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। और चलिए समय को गवाते नहीं और सीधे ओवर टू यू सर। धन्यवाद सनी जी और साधना जी। अब हम अपनी सामूहिक चर्चा के अंतिम चरण पर हैं और सबसे महत्वपूर्ण चरण के द्वितीय चरण पर हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चरण तो हमारा रहेगा जब हम माननीय मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से रूबरू होंगे आप लोगों की ओर से। पर अभी हम इस सेशन को इसलिए रखे हैं कि तकरीबन 7 साल पहले भारत सरकार ने वंचित, गरीब, शोषित, जरूरतमंद लोगों को गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक योजना लॉन्च की जिसको हमने आयुष्मान योजना के तौर पर जाना। तकरीबन 12 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ने की मुहिम के तहत उस जगह के लायक व्यक्ति को बनाया जिस दरवाजे पर जाने की कल्पना भी वो व्यक्ति नहीं कर सकता था। सभी एक राय है कि आयुष्मान योजना ने भारत के चिकित्सा जगत में एक नई क्रांति दी, लेकिन उस क्रांति के अपने अपने सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम हैं। मरीजों को अपनी शिकायत है, सरकार को अपनी शिकायत है, अस्पतालों को अपनी शिकायत है। तो आज कोशिश करते हैं सरकार और अस्पताल के बीच संवाद का सेतु बनने की, जो मीडिया का वस्तुतः काम है। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इस कोशिश के लिए आप सबकी ओर से। और शुरुआत भी हम करेंगे संदीप दवे जी से। संदीप दवे जी को हम 2 रूप में जानते हैं, एक बेहतरीन चिकित्सक के तौर पर और एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर के तौर पर। वो जितने कमाल के डॉक्टर रहे उतना ही कमाल का उन्होंने संस्थान भी इस शहर और प्रदेश को स्थापित करके दिया, जिसे हम रामकृष्ण अस्पताल के तौर पर जानते हैं। संदीप दवे जी का अपना तजुर्बा क्या है आयुष्मान योजना को लेकर, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। सर, सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे सजेशन पे इस टॉपिक को इंक्लूड किया। और अनुभव जो आयुष्मान योजना को लेके है 7 साल, ये मिक्स्ड अनुभव है। 7 साल में
जिस सोच के साथ इस योजना को लागू किया गया था, वो सोच थी कि गरीब से गरीब मरीज तक के इलाज पहुंच सके और अच्छे से अच्छे अस्पताल में पहुंच सके। पर कार्ड बांटते वक्त एक वोट की पॉलिटिक्स शुरू हो गई। मुझे अभयदान मिलेगा साहब, मैं सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं मैं बोलूंगा। चाहूंगा पूरी बिरादरी समर्थन करे संदीप दवे जी का। मैं बहुत सत्यता के साथ बोल रहा हूं कि एक BMW या कार से उतरने वाला आदमी, आईफोन रखा हुआ आदमी, अगर मुझे बोलेगा आयुष्मान में मेरा इलाज कर दो, तो मैं तो नहीं करूंगा। और फिर वो जाएगा स्वास्थ्य मंत्री जी के दर पर और बोलेगा साहब मेरा आयुष्मान में इलाज नहीं। तो ये जब तक सरकार जिन लोगों को आयुष्मान की जरूरत नहीं है उनसे हटाएगी नहीं, और जिस गरीब मरीज को उसके पास कार्ड होना चाहिए, एक बस्तर के दूरस्थ क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति के पास में आयुष्मान कार्ड नहीं, मैं उसका इलाज करना चाहता हूं, अल्टीमेटली मुझे उसे मुफ्त में इलाज करना पड़ता है। ये विसंगति दूर होनी चाहिए कि आप एक बड़े आदमी को तो आयुष्मान कार्ड, क्योंकि उसके पार्षद ने या उसके विधायक ने या उसके मंत्री ने उसको दिलवा दिया वो कार्ड, आप उसको दूर करिए। सबसे सर्वप्रथम आप आय सीमा, जो आयुष्मान की मूल भावना नरेंद्र मोदी जी ने लाई थी, उन्होंने बहुत फिक्स क्राइटेरिया रखे उसमें कि ये कार्ड किसको दिया जाएगा, वो क्राइटेरिया हम आज फुलफिल नहीं करते, कहीं से भी नहीं करते। कार से उतरने वाला आईफोन रखा हुआ व्यक्ति, क्यों कार्ड उसके पास है, क्यों उसको इलाज, आप उस गरीब का इलाज काट के एक रईस व्यक्ति को इलाज प्रोवाइड। तो संदीप दवे जी तो इस बात से परेशान है कि जो अपात्र हैं वो उस कार्ड को लिए हुए हैं, और जो वस्तुतः पात्र हैं वो कार्ड के अभाव में घूम रहे हैं। ये एक विसंगति है। पर डॉक्टर यूसुफ मेनन, उन्होंने भी अपने आप को साबित किया है, चिकित्सक के तौर पर भी और एंटरप्रेन्योर के तौर पर भी। संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल बड़ा नाम है। आयुष्मान कितना परेशान कर रहा है आपको। हम सुनते हैं कि आजकल मरीज अस्पताल की देरी चढ़ता है तो सीधे पूछता आयुष्मान है तो ही इलाज कराऊंगा, नहीं तो बगल के अस्पताल पे जाऊंगा। देखिए, आयुष्मान योजना कैंसर के मरीजों में रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। मैं आपको बताऊं कि जब हम आज से 15 साल पहले लीनियर रेडियोथेरेपी लेके आए थे, तब हम लोग, जब आयुष्मान योजना नहीं थी, तो हम लोग महीने में 20 से 25 मरीजों का इलाज करते थे। लेकिन जैसे ही आयुष्मान भारत योजना लागू हुई, सभी जो कैंसर हॉस्पिटल्स वाले हैं वो जानते हैं कि आज हम लोग लगभग जो मशीन की कैपेसिटी है 90 से 100 मरीज की है, और हम लोग लगभग 100 से 110 मरीजों का प्रतिदिन आयुष्मान भारत से रेडियोथेरेपी हम लोग उसका इलाज करते हैं। तो रेडियोथेरेपी के संदर्भ में ये कहूंगा मैं कि आयुष्मान योजना बहुत ही अच्छा है, और इसके रेट भी उन्होंने बहुत अच्छे दिए हैं। जैसे हम प्राइवेट में जो ट्रीटमेंट करते हैं उसका जो रेट है वो 1,50,000 रुपए है, और आयुष्मान भारत योजना में उसका रेट 1,30,000 रुपए है। तो वो हमको जो है हम उसको कर सकते हैं। लेकिन जब कैंसर सर्जरी की बात आती है, तो जिस सर्जरी में हमको 3 लाख रुपए सिर्फ दवाओं में खर्च आना है, सिर्फ दवाओं में, उसका रेट जो है वो 75,000 रुपए है। तो हमको ऐसे मरीजों को फिर हमको सर्जरी के लिए हमको मना करना पड़ता है। तो कैंसर में रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के तो पैकेज अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे, खास करके जितने भी सर्जिकल पैकेज हैं, सिर्फ कैंसर सर्जरी ही नहीं, जो जनरल सर्जरी, जो दूसरे आर्थोपेडिक सर्जरी, या जितने भी दूसरी सर्जरीज हैं, और जैसे कि डॉक्टर भावना सिरोही ने बताया कि कैंसर में जांचें भी बहुत महंगी होती हैं, जैसे बायोप्सी करना है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करना है, पेट स्कैन करना है, इसका भी आयुष्मान में कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका भी प्रावधान आयुष्मान में होना चाहिए। उसके बाद मैं ये समझता हूं कि जो थोड़ी बहुत इसमें विसंगतियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो ये एक्चुअली तो ये कैंसर के मरीजों में बहुत ज्यादा वरदान है ही, लेकिन ये जो कुछ छोटी मोटी विसंगतियां हैं वो भी खत्म हो जाए तो बहुत ही अच्छा। तो हमारी जानकारी में कुछ और आती है। कई अस्पतालों के संदर्भ में कहानी रहती है कि बसें भर के गांव में जाती हैं, बस में भर के मरीजों को लेकर आती हैं, उनके कार्डों को स्कैन कराती हैं, बिल बनाती हैं। मेरे साथ में विवेक केशरवानी जी हैं,
बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है सुयश हॉस्पिटल। ऐसी चुनौतियों से कैसे जूझते हैं आप? ये आयुष्मान आपको अचानक बदलाव तो नहीं कर दिया? अस्पताल खोले दे या दुकान खोले दे, क्या महसूस करते हैं जब इस प्रकार की खबरें, इस प्रकार की जानकारी आपको अपने प्रतिद्वंदियों के संदर्भ में मिलती है? कैसे जूझ रहे हैं इनसे? सर, सबसे पहले तो मैं INH और हरिभूमि को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हम डॉक्टर्स को हमारी समस्याओं को लेके अपनी बात रखने का। और सबसे अच्छी बात, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा स्वास्थ्य मंत्री जी का कि वो हमारी बातों को बहुत ही, एक बार जोरदार तालियां श्याम बिहारी जायसवाल जी के धैर्य के लिए। आजकल एक विधायक सुनने के लिए तैयार नहीं होता इतना, सर मंत्री जी पिछले 1.5 घंटे से सुन रहे हैं। मैंने तो अपने प्रैक्टिस में कभी किसी स्वास्थ्य मंत्री को इतने ही तसल्ली से और ध्यान से हमारी समस्याओं को सुनते हुए तो नहीं देखा। तो सर, आपको साधुवाद है, आपको धन्यवाद है। एक बार जोरदार तालियां श्याम बिहारी जायसवाल जी के लिए। तालियां इसलिए बजवा रहा हूं कि उनसे समाधान भी लेना है अपने को अगले सेशन में। सर, रहा सवाल जो डिफरेंट तरह की खबरें और भ्रांतियां जो सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया या पेपर प्रिंट मीडिया के थ्रू अस्पतालों के विषय में जो आती हैं, दुख होता है सुन के। कई बार परेशानी भी हम फेस करते हैं, क्योंकि होता क्या है सर, जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जिसकी वजह से पूरी की पूरी फ्रेटर्निटी का नाम खराब होता है। बट कैसा है सर, जैसे डॉक्टर दवे सर ने और यूसुफ सर ने कहा, जिस तरह से आयुष्मान योजना एक बून है, एक आशीर्वाद है गरीब मरीजों के इलाज के लिए, थोड़ी सी उससे संबंधित कुछ तकलीफें भी हैं, मरीजों को भी हैं, अस्पतालों को भी हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा सर, जब ये योजना चालू हुई थी कुछ लिमिटेड क्राइटेरियाज थे कि भाई इन क्राइटेरियाज को जो फुलफिल करते हैं उन पेशेंट्स को ये आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। 5 लाख रुपए का उनका साल भर का उनके परिवार के 5 सदस्यों का इलाज होगा। बट धीरे धीरे होने ये लगा कि सारे लोग इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस कि वो गरीब है कि अमीर है, उनको कार्ड्स मिलने लगे। APL और BPL कार्ड्स में डिवाइड हो गया। APL कार्ड्स 50,000 रुपए के और BPL कार्ड 5 लाख रुपए के बनने लगे। अब दिक्कत ये है सर कि और BPL कार्ड्स में जो पैकेजेस हैं वो सेम हैं, और हर व्यक्ति, भारत देश में दुर्भाग्य ये है कि हम भारतीयों की एक हैबिट है कि जो भी चीज हमको मुफ्त में प्राप्त होती है हम उस सुविधा को जरूर उसका उपयोग करते हैं। तो वाकई में जिस व्यक्ति को वाकई में जरूरत होती है उसके पास में कई बार कार्ड नहीं होता, और जिस व्यक्ति को उस कार्ड की बिल्कुल जरूरत नहीं है उसके पास में वो कार्ड रहता है। तो जो आपका मूल सवाल है सर कि गाड़ियां भर के लेके आते हैं, बस में भर के लाते हैं और करते हैं। अभी जिस तरीके से इस सरकार के आने के बाद में जो मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग जिस अच्छे तरीके से हो रही है, ये प्रैक्टिस अगर होती रही होगी पेरिफेरी में या कहीं और, तो आप इसी राज्य के निवासी हैं, किशोरवानी साहब इसी फील्ड के हैं जी। गांव की कहानियां हैं जी, महिलाओं के गर्भाशय निकाल दिए गए। जी, आप उससे वंचित तो नहीं रहे होंगे जानकारी से? नहीं, मुझे पूरी जानकारी है सर। मुझे वो समय भी याद है, मुझे वो गर्भाशय कांड सो कॉल्ड और सब सारा याद है, मुझे सब कुछ ध्यान है, और ये जो बस की बातें भी हैं वो सब मुझे बिल्कुल ध्यान है। बट सर, किसी एक घटना को लेके अपन किसी पूरे के पूरे फ्रेटर्निटी पे तो सवाल रेज नहीं कर सकते सर। नहीं, सवाल इस बात का है जिसमें शायद सुशील जी कुछ रोशनी दे पाए। 2 सवाल उठते हैं। एक, कि आयुष्मान योजना में पैकेज व्यवहारिक नहीं है, जो कॉस्ट आती है वो कॉस्ट क्योर नहीं होती, और सरकार इस बात की अनुमति नहीं देती कि आप मरीज से अतिरिक्त पैसा ले सको। दूसरी तरफ शिकायत इस बात की आती है कि मरीज आ भर जाए, उसका कार्ड जब तक पूरा स्वैप ना हो जाए तब तक हॉस्पिटल छोड़ता नहीं। क्या कहते हैं सुशील जी, कहां उलझ गए हम? आपका पहला प्रश्न क्या था सर? मैं पहला तो ये कि आपको वो पैसे नहीं मिल रहे जो लागत आ रही है। दूसरी शिकायत ये आती है कि मरीज के पास आप पैसा छोड़ते नहीं, छोटे से काम में भी बिल इतना बड़ा बन जाता है। इस विसंगति पर कोई दृष्टि दीजिए ना। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा आयोजन करने के लिए। मैं समुद्र मंथन की तरह लूंगा, विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा, और दोनों ग्रहण करना पड़ेगा। और धन्यवाद दूंगा माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी का। और इनकी एक कार्यक्रम में हमने साझा किया था, तब सर ने कहा था कि डॉक्टरों का सम्मान होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सम्मान हो रहा है। तो ये बात उनकी व्यक्तिगत रूप से वो उनकी विचारधारा व्यक्त करती है कि डॉक्टरों के प्रति कितना उनका सम्मान है। तो जो आपका जो पहला प्रश्न था कि विसंगति है सर,
बहुत सारे जो पैकेजेस हैं आप हॉस्पिटल वाइज कैटेगराइज करें तो या पेशेंट के ट्रीटमेंट वाइज कैटेगराइज करें, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं। जैसे मैं बात करूं, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, पेशेंट आया, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा हुआ, कंपाउंड इंजरी हुई, उसको मुझे हायर एंटीबायोटिक लगनी है, उसे मुझे शायद ड्वेल प्लेटिंग करनी है, मुझे और 3-4 स्टेज में सर्जरी करना है। लेकिन विसंगति यह है कि उसको सिर्फ एक पैकेज में ब्लॉक कर सकता हूं, मैं दूसरा पैकेज ब्लॉक नहीं कर सकता। हो सकता है उसको इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़े, जहां मैंने इंटेंसिव केयर या उसको नॉन सर्जिकल ब्लॉक करूंगा और सर्जिकल ब्लॉक करूंगा, मेरे रिजेक्शन हो जाएगा। तो ये एक लिमिटेड रिसोर्सेस में बेहतरीन इलाज की शायद कल्पना थोड़ा मुश्किल होता है, खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां हर चीज के दाम है, हर चीज के कॉस्ट है। क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज में भी वही पैकेज है जहां पे सारी वहन जो किया जाता है खर्चा सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये विसंगतियां दूर हो। दूसरा, ये पैकेज शायद मुझे याद नहीं कि पिछले 8 से 10 साल से रिवाइज नहीं हुआ है, ये पैकेज रिवाइज होना थोड़ा हॉस्पिटल की कैटेगरी वाइज, क्योंकि हॉस्पिटल की फैसिलिटी हर की अलग अलग है। एक एनएबीएच एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है या एक छोटा 10 बेडेड हॉस्पिटल है, उसकी सुविधाओं में और उसमें जो रिसोर्सेस हैं उसमें काफी विसंगतियां हैं। तो इस विसंगतियां को दूर करके कहीं एक पैकेज को फिर से रिफॉर्म किया जाए तो उससे शायद मरीज को भी फायदा होगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू डॉक्टर सुशील रेखांकित कर रहे हैं कि जब योजना लागू हुई उस समय जो पैकेज था 7 साल पहले, आज भी वही पैकेज यथावत बना हुआ है, उसमें परिवर्तन नहीं है, जबकि हर चीज की कॉस्ट बढ़ी। और मेरे साथ में एक ऐसा शख्स है जिसकी ब्रांच की बड़ी धूम रहती है, लोग बोलते हैं सबसे महंगे में बिकती है आजकल, डर्मा चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भरत सिंघानिया, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे साथ में है। या आयुष्मान में आपका कुछ ध्यान रखा गया कि नहीं गया कि बगैर उसके भी काम चल रहा है? अपने साथी डॉक्टर्स के जो प्रॉब्लम्स है वो सुनने के बाद तो बहुत खुशी होती है कि हमें बिल्कुल अलग रखा गया है। फिर भी बहुत सारी हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं जिसमें मेडिसिन बहुत कॉस्टली होती है, बायोलॉजिक्स खासकर, जिसमें एडमिट करके दवा देनी पड़ती है और वो लाखों में भी जा सकती है ट्रीटमेंट। तो उस समय महसूस होता है कि हमारी कुछ बीमारियां एटलीस्ट आयुष्मान में अगर सम्मिलित हो तो उससे मरीजों को काफी फायदा हो सकता है। पर व्यक्ति को तो बोला जाता है कि उसकी खाल बचनी चाहिए। क्या समझ पाए आप, बताओ डॉक्टर, सरकार ने क्यों खाल के संदर्भ में कोई ध्यान नहीं रखा? हमारी ब्रांच तो बहुत निग्लेक्टेड ब्रांच है। मेडिकल गवर्नमेंट भी इसमें सबसे कम ध्यान देती होगी, खर्चा भी कुछ नहीं करती होगी मेरे ख्याल से। और हम लोग ऐसे लोग हैं जो अपनी छोटी सी ओपीडी चालू करते हैं, पेशेंट देखते हैं, पेशेंट खुशी खुशी घर चला जाता है, ठीक नहीं हुआ तो किसी दूसरे डॉक्टर के पास चला जाता है। क्या कहते हैं संदीप दवे जी? डॉक्टर भरत सिंघानिया बता रहे हैं बड़ी निग्लेक्टेड ब्रांच है इनकी। नेग्लेक्टेड तो नहीं बोलूंगा, सबसे कमाऊ ब्रांच भी है। मैं अभी भरत जब यहाँ पर आ रहे थे तो मैं बोला यार, भरत मेरे को टोकने लगे। मैंने भरत को बोला, भरत ऐसा नहीं है यार, नोट तो तू ही छाप रहा है। पर संदीप दवे साहब, अब अपन आखिरी दौर पर आते, क्योंकि हमें उसके बाद श्यामबिहारी जायसवाल जी से बात करना है। आयुष्मान योजना के साथ में एक बड़ी दिक्कत जो अतीत में आई है वो है पेमेंट्स को लेकर, क्लेम्स को लेकर। मरीज आ रहा है, अपना इलाज करा रहा है, पर इलाज के एवज में सरकार से जो भुगतान मिलना है उसके संदर्भ में किस प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, या कितना स्मूथ सिस्टम बना हुआ है, उस पर आपका कोई ध्यान जो आप मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहें? ये बहुत हर्ष का विषय है कि श्याम बिहारी जी जब से आए हैं इन्होंने इस समस्या को मूल जड़ से समाधान कर देने। हालांकि मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, उनसे पहले जो थे वो भी कुछ ही देर में आने वाले हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उनसे भी उनसे कुछ ज्यादा ही आ रहा था। वो भी आ जाएंगे तो उनके सामने भी बोलने में मेरे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनसे भी जब डिबेट हुई थी मेरी तो मैंने भी उनको एक ही चीज बोली थी कि सर मेरा अस्पताल जिस ग्रेड का है उस स्तर की सुविधाएं मुझे चलाने दीजिए जी। मुझे ट्रांसप्लांट करने दीजिए, मुझे एंजियोप्लास्टी करने दीजिए, मुझे ये सब करने दीजिए। मुझे आप ये मत बोलिए कि मैं सर्दी खांसी फिशर का इलाज अपने अस्पताल में आयुष्मान के दर पे करूं। तो जहां तक के पेमेंट्स का सवाल है, पेमेंट बहुत डिले हो रहे थे, बहुत ज्यादा, 1.5 साल तक के पेमेंट्स नहीं मिले थे और अल्टीमेटली अस्पताल और खास करके छोटे अस्पतालों को ये बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो उनका अस्पताल तो बंद होने की कगार पर आ जाएगा। जब से सरकार बदली है और श्याम बिहारी जी स्वास्थ्य मंत्री बने, इन्होंने प्रयास किया, पर
पुनः एक बार बोल रहा हूं कि आपने 1500 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए पुराने पेमेंट्स को क्लियर करवाने के लिए, और 1500 करोड़ रुपए आपने इस बजट में रखे। आपको मालूम है कि विदित है कि इस योजना में आपके छत्तीसगढ़ में ही 2,500 से 3,000 करोड़ का काम हो रहा है। तो फिर से एक अनुपूरक बजट आपको कभी ना कभी लगेगा, तब जाके आप उस साइकिल को मेंटेन कर पाएंगे। बट डेफिनेटली सरकार का प्रयास जो अभी मुझे दिख रहा है वह विगत 4-6 महीने में बहुत हद तक के सुधरा है। पर आज भी जो सबसे बड़ी दर्द की विषय है वो ये है कि आपने पैकेज तो निर्धारित किया है, पर आज भी जो नोडल एजेंसी है वो पैसे काट के ही दे रही है। जितना पैसा आप प्रॉमिस करते हैं अस्पताल को देने का पैकेज दर पे, उतना भी नहीं मिलता है, वो हमेशा कटता है, हर बिल में कटता है। क्यों कटता है? उसका जवाब तो नोडल एजेंसी दे पाएगी। पर यह सवाल है कि क्यों कटता है, लेकिन पेमेंट क्यों है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए आना चाहूंगा एक बार विवेक जी के पास में। और केजरीवाल साहब, आपकी तरफ से कोई आयुष्मान योजना के संदर्भ में वो दखल जो राज्य सरकार के स्तर पर आप चाहते हैं कि कम से कम राज्य सरकार तो ये करे? सर वैसे भी हेल्थ इज ए स्टेट मैटर, इट्स ए स्टेट इश्यू। और आयुष्मान योजना ऑल्दो केंद्र की योजना है, बट उसमें सर्टन परसेंटेज, मेरे ख्याल से 40% स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। और ओवरऑल जो ये हेल्थ स्कीम रहती है वो स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रोल में रहती है। तो मेरा, जैसे दवे सर ने बोला, कि मेरा आग्रह रहेगा सरकार से कि इसका जो पेमेंट शेड्यूल है उसको स्मूथ रखा जाए, रेट रिविजन्स एक सर्टन फिक्स टाइम इंटरवल में डेफिनेटली किया जाए। दैट्स ऑल सर। और जो प्रॉमिस करते हैं कम से कम वो पैसे मिल जाएं। तो कुल मिलाकर हम काम अच्छा करें, पैसे हमें समय पर मिल जाएं, वो पूरे मिल जाएं, ये डॉक्टरों की अपेक्षा है। श्याम बिहारी जी हमारे साथ में रहेंगे, मुझे कुछ बताएंगे जी। सतीश जी, मुझे लगता है कि जो पैकेज दर है उस पे एक नजर मारने की बहुत आवश्यकता है सर। बहुत सालों से हम लोग इस बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। विगत पुरानी सरकार, पुराने स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब के लिए। और ये पैकेज निर्धारण स्पेशलिस्ट लोगों की प्रेजेंस में हो तो ज्यादा बेहतर है। जी, आप कुछ सुशील जी बात कहना चाह रहे थे, आखिरी टिप्पणी आपकी। सर इसके दूसरे पहलू पे भी मैं बात करना चाहूंगा, जो निष्पक्ष पहलू है कि जो भी आयुष्मान जिस हॉस्पिटल को दिया जाता है उसके जो क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिंजेंट होने चाहिए। अभी आप देखते होंगे कि कुछ वार्ड बाय वार्ड गर्ल हैं, हॉस्पिटल में कुछ समय काम करते हैं, शादी कर लेते हैं, अपने आप को डॉक्टर समझने लगते हैं, फिर वो एक हॉस्पिटल खोलते हैं, किसी डॉक्टर से लाइसेंस लेते हैं, उसका लाइसेंस हायर करते हैं, एक हॉस्पिटल खोल लेते हैं, वो उस हॉस्पिटल में आयुष्मान के जो आपने कहा ना ट्रक में भर के आते हैं, वो शायद वैसे जगह हॉस्पिटल में ज्यादा ये सब गोरखधंधा होता है। तो उसके क्राइटेरिया बिल्कुल निश्चित किए जाएं कि किस किस हॉस्पिटल को आयुष्मान की पात्रता है। दूसरा, एक एल्युमिनियम का एक सेक्शन बना के आईसीयू का नाम रख दिया जाएगा, सामने आईसीयू लिख दिया गया तो आईसीयू बन गया वो। तो ये क्राइटेरिया स्ट्रिंजेंट हो, एक नोडल एजेंसी हो जो प्रकार की जो हॉस्पिटल है जो दूसरे के नाम पे चल रहे हैं तो स्ट्रिक्टली आयुष्मान बंद करें और क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिंजेंट रहे, तो शायद बहुत हद तक हम जो धांधलेबाजी होती है, गलतियां होती हैं, वो कुछ हद तक रोक सकते हैं। तो कुल मिला के गुणवत्ता के संदर्भ में ध्यान दिया जाए, ये डॉक्टर की अपेक्षा है। डॉक्टर्स ने अपनी बात इस मंच के माध्यम से सरकार के सम्मुख रख दी है। तो मैं सभी चिकित्सक बंधुओं का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आपने जो बातें रखी वो आपके हित की नहीं है, वो दरअसल छत्तीसगढ़ के निवासियों के हित की बात है, छत्तीसगढ़ के लोगों के हित की बात है, और इसका जवाब सुनने के लिए हम सब बेहद उत्सुक हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अगला हमारा सत्र प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के साथ है। वो तमाम सवाल जो मंच से आए उनके उत्तर की हमें उम्मीद रहेगी, और कोई सवाल अगर आप लोगों के जहन में होगा तो उस सत्र में हम उस सवाल को भी शामिल करेंगे। पर आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इस पैनल के लिए।